भी बता दें कि उसमें हमें लिखना क्या है। कुछ कह रहे हैं कि स्केल्स को भी उसमें यूज करना है वगैरह वगैरह। मैं आपको भी आप बताने ये लगी। जी जी बच्चों, मैं आपको वही बताने लगी हूँ। अच्छा, आपके सामने एक रिपोर्ट है, चले मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। किसी बच्चे की रिपोर्ट थी, तो वहां से थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि आपने उन चीजों को किस किस तरह से करना है। ठीक है जी मैम। अच्छा बच्चों, ये देखें आपके सामने आपको ये रिपोर्ट नजर आ रही है। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर या सब कुछ लिख के दिया था, वो आपने वैसे ही सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप इंट्रोडक्शन में ये जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ होगा, जैसे आपको ये पैराग्राफ नजर आ रहा है, इस पैराग्राफ में मतलब जरूरी नहीं है इतना ही लंबा हो जितना यहाँ पे लिखा होगा, ये 3 या 4 लाइनों का भी हो सकता है। इस पैराग्राफ में आपने सिंपली अपना एम ऑफ स्टडी बताना है कि आपका सिंपल वर्डिंग में कि आपका स्टडी का फर्स्ट ऑफ ऑल एम क्या था। ठीक है, उसको बताने के बाद वन बाय वन आप अपनी पॉपुलेशन को और पॉपुलेशन के साथ रिलेट करेंगे अपने वेरिएबल्स को। ठीक है, वो इसी तरह से आप बताते जाएंगे। मतलब और जब आप नया वेरिएबल स्टार्ट करेंगे तो उस वेरिएबल का लिंक करेंगे पिछले वेरिएबल के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब इन चीजों के बारे में तो आपको पहले से भी आइडिया है। उसके बाद जब आप लास्ट पे जाएंगे तो लास्ट पे आपने एक ऐसा कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है इंट्रोडक्शन के लास्ट पे, जो कि आपके अपनी वर्डिंग में हो। जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे अपने सामने, यहाँ पे जो उन्होंने लास्ट पे लिखा हुआ है, ये चीजें आपने नहीं लिखनी। ठीक है, इस तरह से नहीं मेंशन करना। जहाँ पे ये मेरा एरो कर्सर नजर आ रहा है ना आपको सबको, इस तरह से बिल्कुल मेंशन नहीं करना। आपने विदाउट हेडिंग दिए बगैर यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है जो कि 4 to 5 लाइंस का हो, जिसमें आप एक समराइज करेंगे कि देखें ये चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से इस वे में लिंक कर रही हैं। और कोई भी ऐसी स्टडी, क्योंकि बच्चों आपकी जो स्टडी है वो सिर्फ आपकी स्टडी है। हाँ, बहुत से लोगों ने पहले इन वेरिएबल्स पे स्टडी तो किया होगा, लेकिन उन्होंने हो सकता है कि उन वेरिएबल्स के साथ डिफरेंट और वेरिएबल्स को लिया हो। सेम टू सेम आपके वाले वेरिएबल्स नहीं हो सकते। या चले एक बाजू का तो हो सकता है किसी स्टडी में वेरिएबल्स। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप अलीना? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छा लग रहा है 10 बजे क्लास लेते हुए। हाँ शुक्र करें 11 बजे नहीं ले रहे। मैम आप 12 बजे ले लें, हम जाग रहे होते। वो तो मुझे पता है कि सब बच्चे जाग ही रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, तो जब आप लास्ट पे बता रहे होंगे ना, मतलब मैं ये कह रही थी कि बाजूकात हो सकता है कि किसी स्टडी में सेम टू सेम वेरिएबल्स आपके वाले ही यूज हुए हों, लेकिन हो सकता है वहां पे पॉपुलेशन आप वाली ना हो। तो आपको कहीं पे भी पुराना लिटरेचर ऐसा नहीं मिलेगा जो सेम टू सेम आपकी स्टडी जैसा ही हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे चीजें डिफरेंट होंगी। तो लास्ट में एक आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ देना है जिसमें एक्चुअली आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल आप किसी का टॉपिक है इंटरनेट एडिक्शन पे, तो आप वो बताएगा जी इंटरनेट एडिक्शन है, ऑब्वियसली वो इस तरह से यूथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और यूथ के इफेक्ट होने की वजह से उनकी साइकोपैथोलॉजी में इफेक्ट हो रहा है। साइकोपैथोलॉजी की वजह से ये चीजें मतलब आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन या इन चीजों को आप फील कर रहे होते हैं। जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उन्होंने किन चीजों पे फोकस किया और उन रिसर्चेज में क्या गैप रह गया है। और ऑब्वियसली कोई भी रिसर्च ऐसी तो नहीं होगी जो आपकी वेरिएबल्स को लेकर चल रही होगी। फिर आप वहां पे थोड़ा सा इस तरह से शेयर करेंगे कि ऑब्वियसली हमारी जो स्टडी है वो इस गैप को फिल आउट करना चाह रही है, या हम ये स्टडी मतलब आपके ओपिनियन में फर्स्ट स्टडी है जो कि इन चीजों पे फोकस करिए। ठीक है, ये 5-6 लाइनों का आपने एक पैराग्राफ यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिखना है इंट्रोडक्शन के लास्ट पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आप बताएंगे। और लिटरेचर रिव्यू में एक बात बच्चों, जब हम लिटरेचर रिव्यू बता रहे होते हैं, आप डिफरेंट आर्टिकल स्टडी कर रहे होते हैं, अ, तो अभी आप क्या करते हैं कि आप पूरे का पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट है उसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करते। पता है किस तरह से करते हैं? जब आप एब्स्ट्रैक्ट को देख रहे होते हैं ना, उस एब्स्ट्रैक्ट को सारे को पढ़ा कर, पढ़ने के बाद देखा करें कि आपको उस एब्स्ट्रैक्ट में को सब उस एब्स्ट्रैक्ट की भी इवन समरी करके लिखनी होती है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे कि एक स्टडी है वो इन इन लोगों ने कंडक्ट की है। ठीक है, और उन लोगों ने ये स्टडी कंडक्ट की है, इतना सैंपल साइज लिया था उन्होंने, ये क्वेश्चनर यूज किए थे और स्टडी का रिजल्ट ये निकला था। उसको बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना होता। ठीक है, समझ आ रही है लिटरेचर रिव्यू की? हाँ, बहुत सी स्टडी होंगी जिसमें हो सकता है कि आपको पूरा एब्स्ट्रैक्ट भी देना पड़ रहा हो, लेकिन बहुत सी स्टडी है जिनमें आपको एब्स्ट्रैक्ट को हाँ समराइज करना होगा। समझ आ रही है बच्चों? हम जब हम ये जी लिखेंगे तो मैम। हम उसका वो टॉपिक नेम नहीं ना लिखेंगे, सिर्फ किसका? ऑथर का लिखेंगे ना अ, लिटरेचर रिव्यू में। नहीं नहीं बच्चों, टॉपिक नेम नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल एक स्टडी है जी,
कोई स्टडी है वो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं और इमोशनल रेगुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, एस्थमेटिक पेशेंट, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे आ स्टडी कंडक्टेड बाय फलां फलां फलां, मतलब इन लोगों ने ये स्टडी कंडक्ट की है, जैसे रेफरेंस देते हैं आप, और उन्होंने ये स्टडी का मेन पर्पस ये था। वहां पे आप स्टडी का पर्पस लिखेंगे हर, ठीक है। अगर उन्होंने आपके एब्स्ट्रैक्ट में स्टडी का पर्पस नहीं भी लिखा तो उनका जो एक्चुअली टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं उस स्टडी का पर्पस खुद बता रहा होता है, वो आपने अपनी वर्डिंग में फिर उसको लिखना है। क्योंकि अगर आप स्टडी का पर्पस नहीं बताएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू दिया है वो आपकी रिसर्च के साथ या आपके काम के साथ मैच कर भी रहा है या नहीं, या उसे सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, समझ आ गया लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है? जी मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों, आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं समझ लगता, फौरन से पूछ लिया करें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब आप देखें, आपके सामने ये रेफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये छोटी मोटी आपकी मिस्टेक्स हैं। जब हम ब्रैकेट्स के अंदर रेफरेंस देते हैं तो वहां पे अगर 2 ऑथर्स हैं या 3 ऑथर्स हैं तो उनके अंदर हम ये वाला एंड नहीं लिखते। आप लोगों ने तो बल्कि इसका क्विज भी दिया था लास्ट सेमेस्टर में, वहां पे हम सिंबॉलिक जो एंड है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला एंड हम तब लिखते हैं जब हम रेफरेंस को विदाउट ब्रैकेट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इस तरह की भी छोटी छोटी मिस्टेक्स वगैरह दूर कर लीजिएगा अपनी। जी ठीक है मैम। अब ये देखो, अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, ये जो पैराग्राफ है आपके सामने नजर आ रहा, अब ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड है, मतलब सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि ये स्टडी जो है वो किसने कंडक्ट की है और कब कंडक्ट की है, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आप ना कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अभी बच्चे हैं, हो सकता है आपकी बड़ी सारी मिस्टेक्स को मैम ओवरलुक कर दें या उसके बारे में आपसे ना पूछे, लेकिन अगर आप कोई ऐसी मिस्टेक करेंगे जो कि आपके क्या कहते हैं उसे फॉर्मेट वगैरह की होंगी तो ऑब्वियसली उन पे थोड़ी डांट पड़ जाएगी आपको, तो उन चीजों से चलें थोड़ा अवॉइड करें। 1 मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों, उसके बाद इस तरह 1 बाय 1 आप लिटरेचर अपने एक एक वेरिएबल्स के साथ जो भी आपको लिटरेचर मिल रहा है, हो सकता है लिटरेचर में भी बच्चों एक बात याद रखिएगा, आपको कोई भी लिटरेचर सेम टू सेम या 100% अपनी स्टडी से रिलेट करके नहीं मिल रहा होता। बहुत सी स्टडीज ऐसी होंगी जिसमें हो सकता है कि आपके पास पॉपुलेशन आप वाली हो और कोई एक आपका स्केल यूज किया गया हो, या स्केल भी नहीं है चलिए एक आपका वेरिएबल यूज किया गया हो। हमेशा ये भी मत देखिएगा कि आपके वाले स्केल ही यूज हुए हैं, ये भी देख लीजिएगा। अगर हो सकता है किसी जगह कोई डिप्रेशन स्टडी कर रहा हो, अब उसने डिप्रेशन को स्टडी करने के लिए बीडीआई यूज किया हो, और आप भी डिप्रेशन स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपने डिप्रेशन को स्टडी करने के लिए डैश यूज किया, तो इट डजेंट मीन कि अगर वो डैश यूज नहीं कर रहा तो आप उसको इंक्लूड नहीं कर लिटरेचर रिव्यू में। आपका मेन फोकस अपने वेरिएबल पे होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स के साथ साथ बहुत सी जगहों पे फिर आप अपनी पॉपुलेशन को भी देखते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 आप बताएंगे। और ये देखें, अब आपके सामने ये 2 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, आपको इन दोनों पैराग्राफ में कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए क्योंकि इतने लंबे पैराग्राफ विदाउट रेफरेंस कोई भी कहीं पे किसी भी जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। इन चीजों को देख लीजिएगा, इन टेक्स्ट रेफरेंस लाजमी दीजिएगा। उसके बाद बच्चों जब आप लिटरेचर रिव्यू कर देंगे 1 बाय 1 आप अपनी स्टडी से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू दे रहे होंगे, लिटरेचर रिव्यू के लास्ट पे भी आपने एक समरी देनी है, जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर आपने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड आप मतलब 3-4 लाइनों में आप समराइज करेंगे कि आपने जो पुरानी रिसर्चेस पढ़ी हैं उन रिसर्चेस ने इन चीजों पे फोकस किया है ज्यादा, और उन रिसर्चेस ने आपके डिफरेंट वेरिएबल्स को कंबाइन करके फोकस नहीं किया, तो इसीलिए आपकी स्टडी जो है वो इन चीजों को कंबाइन करके फोकस किया, ठीक है। बच्चों समझ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है मैम। जी मैम सुन रहे हैं। उसके बाद बच्चों इसी तरह आपका रेशनेल आपने इसी तरह लिखना है। उसके बाद आपके स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, वो भी आपने सिंपल वर्डिंग में बताने हैं। और उसके बाद बच्चों आपका हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में बच्चों हम लोग पास्ट टेंस यूज नहीं करते, क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि अभी हमने प्रूफ करनी है, विल बी या वुड का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब ये फॉर्मेट ये ठीक जा रहा है। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका मटेरियल्स और मेथड सेक्शन, ठीक है। मटेरियल मेथड सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी तरह से पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी स्टडी का होल पार्टिसिपेंट है, जैसे यहाँ पे बताया गया 120 होल पार्टिसिपेंट है, इनमें से मेल जो है वो 60 है और फीमेल जो है वो 60 मेल है 60 फीमेल्स है, उनकी ये एज रेंज है, ठीक है। ये तो यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे ये स्मॉल एन लिखा है, ये होती है हमारी स्टैटिस्टिकल नोटेशंस,
ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल नोटेशन जहां पे भी आएगी आप उसको इटैलिक में लिखेंगे। जैसे ये n है ना, आप इस n को इटैलिसाइज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप कैपिटल एन लिख रहे हैं, यानी कि इस होल आप कह लें कि होल सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको भी आप एन जो है उसका भी कैपिटल कर दें, ओ सॉरी इटैलिसाइज कर देंगे। पार्टिसिपेंट्स के बाद बच्चों लोकेशन नहीं लिखते, ठीक है। ये लोकेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है ना आपने इसको पार्टिसिपेंट्स के साथ ही ऊपर ही डिफाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी सैम्पलिंग टेक्निक, क्योंकि हम लोग पार्टिसिपेंट्स में ही उसे डिस्कस करते हैं लोकेशन जी की, जी एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं देनी। नहीं एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं देनी बच्चों। मैंने आपको फॉर्मेट भी सेंड किया, वहां उस फॉर्मेट को अगर आप अच्छे से पढ़ते तो वहां पे लोकेशन की कोई एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं दी गई थी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपकी सैम्पलिंग टेक्निक आ गई है कि आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो आप पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे होंगे, हो सकता है किसी की रिसर्च में स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक भी यूज हुई हो। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी की रिसर्च में स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक यूज हुई होगी। तो इसके बाद बच्चों नहीं कर रहे क्योंकि हमने जी सैम्पलिंग टेक्निक के बाद बच्चों यहाँ पे जो आपको अपने सामने एक चीज मिसिंग नजर आ रही है, सैम्पलिंग टेक्निक के बाद आपने एक हेडिंग देनी है कि आपकी स्टडी का डिजाइन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग दे के। आप वो नीचे क्या कर रहा है, जब फॉर्मेट में ऊपर दिया गया था तो उसे ऊपर ही बताना था। चले बच्चों आप दोबारा से चले कोई बात नहीं है, मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर रही हूँ कि आपने स्टडी डिजाइन सैम्पलिंग टेक्निक से पहले या ऊपर बताना है, ठीक है। स्टडी डिजाइन के बाद बच्चों एक और हेडिंग थी जो कि आप में से किसी ने भी नहीं लिखी और किसी ने उसके बारे में मुझसे पूछा भी नहीं है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक के बाद स्टडी डिजाइन के बाद आप एक और हेडिंग, मतलब आई थिंक वो सैम्पलिंग टेक्निक से भी पहले पार्टिसिपेंट्स के फौरन बाद ऐड होता है, देख लीजिएगा फॉर्मेट में देख लीजिएगा जैसे मैंने दिया हुआ है, क्योंकि इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है कि वो कहाँ पे, लेकिन वो होता यहीं पे ऐड है। अच्छा बच्चों पार्टिसिपेंट्स के बाद आता है। जी चले पार्टिसिपेंट्स के बाद ऐड कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता क्या? इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब है कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स या अपने सैंपल में क्या चीजें ऐड कर, जैसे यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम इसी को दोबारा बता रहे होते हैं, हम ये बता रहे होते हैं कि इन दिस स्टडी जस्ट नीचे है वो नीचे, उसको भी जरा ऊपर लिखिएगा, ठीक है। हमने ये बताना होता है इंक्लूजन में ये बताना होता है कि सिंपली हमने फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्पेसिफिक एज रेंज रख ली है तो आप ये बताएंगे, जैसे यहाँ पे आप ये कहेंगे कि आपने कॉलेज स्टूडेंट लिए हैं जिनकी एज 15 to 19 ईयर्स हो, ये तो हो गया इंक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन भी वहीं पे उसी के साथ डिफाइन करना, उसको अलग नहीं करना। एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि आप ये बताएंगे कि आपने इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऐड नहीं किए, आपने इसमें बिलो 15 इयर्स के जो स्टूडेंट है उन्हें ऐड नहीं किया, और अबव 19 इयर्स के स्टूडेंट या बच्चों को ऐड नहीं किया, ठीक है। मतलब इस तरह से एक सिंपल वर्डिंग में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन नहीं है जी बच्चों जो पॉपुलेशन हमारी नहीं है वो बतानी है। जी अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा और आप ये कह ले कि रिफाइन करके आपने वहां पे बता देना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन बच्चों ऑपरेशनल डेफिनेशन को अलग नहीं करते, उसके साथ ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देंगे टैब, और बच्चों टैब हर जगह दीजिएगा, मुझे बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे आपने हर जगह जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं ना उसके यहाँ पे टैब दीजिएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों गिविंग डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपके ऑपरेशनल डेफिनेशन है, 1 by 1 आप अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते कैसे हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे एक गेमिंग डिसऑर्डर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी वेरिएबल है आप उसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब रेफरेंस के विद रेफरेंस, यानी कि किसी भी पर्सन ने उसके बारे में जो भी डेफिनेशन दी है, सिंपल वर्डिंग में सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, टू द पॉइंट, ठीक है, बता दिया। उसके बाद आप बताएंगे फॉर द करंट स्टडी वी मेजर, फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं कि फॉर द करंट स्टडी वी मेजर गेमिंग डिसऑर्डर या वी डिफाइन गेमिंग डिसऑर्डर थ्रू फ्ला 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 स्केल, आप अपने स्केल का नेम मेंशन करें, ठीक है। समझ आ गई? ये मैं दोबारा बता दूं? नहीं ठीक है मैम, ये नीचे मेंशन किया बस। बच्चों सब लोगों को समझ आ गई? दोबारा ये देखो बच्चों यहाँ पे लास्ट पे आपने गेमिंग सॉरी फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल डेफिनेशन में आपने पता है क्या करना है, पहले आपने अपने वेरिएबल की एक सिंपल डेफिनेशन देनी है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन देनी है आपने, जैसे यहाँ पे प्रेवलेंस बताइए, ये प्रेवलेंस नहीं वहां लिखनी है, प्रेवलेंस आप इंट्रोडक्शन में ऐड कीजिए।
फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है, आप पहले इमोशनल अवेयरनेस की एक डेफिनेशन देंगे विद रेफरेंस, सिर्फ एक डेफिनेशन देंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन ने उसको जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है वो एक डेफिनेशन देंगे। उसके बाद आप फौरन लिखेंगे, जैसे आपको ये कर्सर नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन करंट स्टडी विल डिफाइन द, मतलब अगर आपका इमोशनल अवेयरनेस है, विद इमोशनल अवेयरनेस थ्रू द स्कोर्स ऑन द, मतलब जो भी आप स्केल यूज कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए उस स्केल का नेम लिखेंगे और उसका रेफरेंस देंगे। समझ आ गई? इसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। क्लियर हो गया बच्चों सबको? जी मैम। जी मैम। बीएसएस किसी ने पूछना तो नहीं है? मैम मैंने पूछा है लेकिन वो है रैशनल जो भी है। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। वो ऑब्जेक्टिव से ऊपर मतलब बीच में बिल्कुल ही कट हो जाती है आपकी आवाज, समझ ही नहीं आती क्या बोल रही हैं आप। हेलो मैम। जी 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 अब आ रही है। ये किसी और ने पूछना है या उन्होंने ही पूछना है? मैम जी 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 बोलिए बोलिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी बच्चे आपकी आवाज आ रही है, बोल रहे हैं। हेलो हेलो बच्चों जी आपकी आवाज आ रही है। मैम वो अलीना जो है ना रशनैल का पूछती थी। अच्छा मैम मैं ये पूछ रही थी कि बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप किसी को मैसेज कर दें। मैम पूछ रही थी जो हम ऑपरेशनल डेफिनेशन लेते हैं उसके अंदर हम आपने कहा है कि पहले जस्ट हमने किसी ऑथर की उसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी है, फिर उसने हमने बताना है कि फॉर दिस स्टडी वी आर यूजिंग दिस स्केल, मतलब ये हम स्केल ले रहे हैं इस वेरिएबल को मेजर करने के लिए। मैम वो स्केल तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स में लिखनी थी कि ये चीज इस बच्चों आपके सामने स्क्रीन शेयर, एक मिनट, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना, वहां पे देखें, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। मारूख, मारूख आप बोल रही थी शायद। बच्चों अभी किसने ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में पूछा था? मारूफ ने जी मैम मारूफ ने पूछा था अच्छा अभी। मारूख ये देखो जहाँ पे कर्सर है, आपने इस तरह से लिखना है यहाँ पे इन करंट स्टडी विल डिफाइन द, मतलब जो भी आपका वेरिएबल है थ्रू द स्कोर्स ऑन, जो भी आप स्केल यूज कर रहे हैं, बस इसको सिंपल वर्डिंग में बताना है। यहाँ पे हम स्केल्स का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, सिर्फ स्केल का नेम बता रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हेक्सा को पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पे आप हेक्सा को पर्सनैलिटी ना लिखो, बल्कि आप यहाँ पे लिखो पर्सनैलिटी ट्रेड्स। पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बाद आप बताओ यहाँ पे कि आप अपनी पर्सनैलिटी या इस स्टडी में आप पर्सनैलिटी ट्रेड्स को किस मॉडल के थ्रू और उस मॉडल के लिए कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है? जी ठीक है। मारूख समझ आ गई आपको? अच्छा बच्चों ये रिसर्च डिजाइन आप ऊपर लिख लीजिएगा। और जी 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 मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि स्केल अगर यूज नहीं हो रहा, क्वेश्चन यूज हो रहे हैं, तो फिर वो हम सारे क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ पे, उसका क्या हिसाब किताब है? बच्चों क्वेश्चन भी तो स्केल ही होता है। मैम नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चनियर मतलब क्वेश्चन का नेम अगर नहीं है, मतलब जैसे कि जो से हमने क्वेश्चंस खुद बनाने हैं बच्चों से जो करने हैं, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एग्रेसिव जो बिहेवियर ऑफ आप टीचर। एक मिनट तो फिर आप, आपकी है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी के लिए आप यहाँ पे ये बताएंगे कि आप अपने जो भी डिफाइन कर रही हैं ना, एग्रेशन को डिफाइन कर रही हैं, या आप अपने लिए बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट हो रहा है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस को आप किस तरह से मेजर करेंगी, आप वो बताएंगी। फॉर एग्जांपल आप एकेडमिक परफॉर्मेंस को किस बेसिस पे मेजर कर रही होंगी? ऑब्वियसली उनकी रिपोर्ट्स मैम कार्ड्स पे या उनके जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे। जी जी आप वहां पे वो बताएंगे। और जब आप ये बताएंगे कि आप एक उनके जो इस एग्रेशन को मेजर करने के लिए या कोई इफेक्ट मेजर करिए, तो वहां पे आप लिखेंगे आपने एक सेल्फ क्या उसे कहते हैं बच्चों, सेल्फ जनरेटेड एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि आपने जनरेट किया उसे, खुद बनाया ना अभी। ओके मैम। तो वहां पे आप उसके बारे में लिखेंगे, जी मैम। ठीक है? अच्छा बच्चों ये रिसर्च डिजाइन आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन से भी पहले तो लिखना मैम है। जी ठीक है मैम। मैम और एक मिनट बच्चे, पहले ये बता दो, उसके बाद जुनैरा मैं आपकी बात सुनती हूँ। उसके बाद बच्चों आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखे हैं, इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ नेम नहीं लिख देने, ठीक है? एक जी। दफा इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने बताना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, और जिस तरह से बच्चों इंस्ट्रूमेंट को मैंने आपको जो फॉर्मेट सेंड किया है ना, उसके साथ ही जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए उसी तरह से बताना है। फिर उसके साथ ही आपने स्टार्ट कर देना है कि इस इंस्ट्रूमेंट में या इस स्केल में इतने आइटम है, ठीक है? ये जी ठीक मेजर कर रहा है,
ये लिकर्ट पॉइंट स्केल है, मतलब 1 से 5 तक है, 1 से 3 तक है, या जो भी है, ठीक है। और जी इसकी ये रिलायबिलिटी और ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये ठीक जो है वो आपको नेट से आसानी से मिल जाती है। आप स्केल का नेम लिखेंगे ना और साथ लिखेंगे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, तो उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दे रहे होंगे, फिर वो जिस आर्टिकल में आपको मिली है तो वहां पे आपको वो रेफरेंस भी देना होगा, ठीक है। जी ठीक है, ठीक हो इस तरह आपने हर इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ नेम नहीं लिखना। आप समझ आ गई है सब बच्चों को कि इंस्ट्रूमेंट को आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है इंस्ट्रूमेंट का, कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितने आपके आइटम्स हैं, वो क्या मेजर कर रहा है, उसके अंदर कोई सब स्केल्स तो नहीं है, और वो लिकर्ट पॉइंट स्केल है तो कितना लिकर्ट पॉइंट स्केल है। फिर उसके अंदर आप बताएंगे कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी कि 4-5 लाइनों का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन जी क्राइटेरिया भी जरा ऊपर ही ले जाइएगा इसको भी। उसके बाद ऑब्वियसली बच्चों आप एक प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने इतना टाइम लिया, आप इस पे करेंगे, और यहाँ तक आपकी जी एंड हो गई है रिसर्च। उसके बाद बच्चों आपके सामने आपको रेफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। मैं आपको रेफरेंसेस सेट करना बता देती हूँ इस वक्त, सब लोग जरा गौर से देख लें। आपने पता क्या करना है बच्चों, आपने सारे जो रेफरेंसेस है ना उनको एक ही दफा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट, अब जरा सब अच्छी तरह से इसको देख लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेशक बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा बच्चों ये सिलेक्ट हो गया। फिर आप जब ये सिलेक्ट किया ना, तो इसी तरह उसके ऊपर आपने कर्सर ले जाके राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ पे क्लिक कर देना आपने। पैराग्राफ के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है स्पेशल की, ठीक है। उसके सामने यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस नजर आएंगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगी हैंगिंग, तो आपने हैंगिंग पे क्लिक कर देना। यहाँ पे 1.27 है तो इसको आपने 0.5 पे लेकर आना, जी ठीक है। यहाँ तक सबको जी समझ मैम। आ रही है BS6? यस मैम। उसके बाद बच्चों आपने इसे कर देना है ओके। अब आपके जो ये सारे हैं क्या कहते हैं इसको, रेफरेंसेस, वो सेट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे जो रेफरेंसेस हैं वो 3rd वर्ड के बाद आ रही है सेकंड लाइन, तो वो 5th वर्ड के बाद आनी चाहिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये 1 2 3, तो इसको आप और सेट कर सकते हैं। आप हैंगिंग को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, 6 7, ठीक है। अब देखिए वो 5th वर्ड के बाद 4th वर्ड के बाद आ गई है, ठीक है। ये अब आपके रेफरेंसेस सेट हो गए हैं। अब आपने यहाँ से इन रेफरेंसेस को ऐसे सिलेक्टेड ही रहने देना है। अब हम इनको मैम ये असेंडिंग, हैंगिंग में 0 अगर ज्यादा करना है तो 0.5 से कितना बढ़ाना है फिर? पता क्या आपका ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब आपने 0.5 किया, बहुत सी जगहों पे हो सकता है बहुत से लोगों का 0.5 पे ही वो 5th वर्ड के नीचे या 4th वर्ड के नीचे चला जाती है उस दूसरी लाइन। लेकिन अगर नहीं जा रही तो आप 0.7 कर दीजिएगा, ठीक है, या 0.6 करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम इनको सेंडिंग ऑर्डर में भी तो लेकर आना है ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रही होगी A to Z, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ना जहाँ पे मेरा कर्सर है बच्चों, जी मैम। ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सेंडिंग पे हमने पहले ही क्लिक किया हुआ है, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब आपके ये देखे सारे रेफरेंसेस जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है किसी की। अब मसला ये है बच्चों, मसला ये है, 1 मिनट मुझे पहले ये बता लेने दें। मसला अब यहाँ पे ये है बच्चों कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो बहुत सी जगहों पे मिस्टेक्स हैं। वो मिस्टेक्स इस तरह से हैं कि जब रेफरेंसेस में जर्नल का नेम है, जैसे ये नेम नजर आ रहा है जर्नल का, जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी, रेफरेंसेस में जर्नल का नेम हमेशा इटैलिसाइज होता है, ठीक है। जी मैम। इसको हम कर देंगे इटैलिसाइज। बहुत सी जगहों पे इटैलिसाइज हुआ हुआ भी है, बहुत सी जगहों पे नहीं हुआ हुआ। जर्नल का नेम हमेशा इटैलिसाइज होता है। यहाँ पे ये इसके अलावा बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि ब्रैकेट्स के अंदर और ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा होता है। अगर आपके यहाँ पे किसी जर्नल के लिखा हो, वैसे यहाँ पे किसी के लिखा नहीं है वरना मैं बता देती, तो याद रखिएगा। जैसे ये है बच्चों, अब ये भी जर्नल का नेम है लेकिन वो इटैलिसाइज नहीं है, ये भी जर्नल का नेम है इटैलिसाइज नहीं है। हम जर्नल के नेम को इटैलिसाइज करेंगे। आप बेशक अपनी मिस्टेक छोटी मोटी इस तरह की मिस्टेक तो ठीक कर लीजिएगा।
इसको किया हमने इटैलिसाइज। इटैलिसाइज करने के बाद ये देखिए जो ब्रैकेट से पहले आपको नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, इसको कहते हैं वॉल्यूम नंबर। वॉल्यूम नंबर भी हमारा इटैलिसाइज होता है। और वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम नंबर के अंदर ब्रैकेट्स में हमारा इशू नंबर लिखा होता है। इशू नंबर हमारा इटैलिसाइज नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद ये होते हैं हमारे पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग मतलब वो ऐसी होती है, वो भी इटैलिसाइज नहीं होती। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो ये चीजें थी। उसके बाद अगर आपने अपनी यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी हुई अपनी रिपोर्ट्स में, तो आपने नंबरिंग कैसे देनी है? आपने इसको कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए कर दिया मतलब आपकी सारी रिपोर्ट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अब आपको ऊपर नजर आ रहा है कंट्रोल ए नजर आ रहा है ना बच्चों, कंट्रोल ए कर देंगे सारी रिपोर्ट सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर होम के साथ ही आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है इंसर्ट की, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको पेज नंबर की ऑप्शन भी नजर आ रही है, ठीक है। हम अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट विंडोज ओपन हो जाएंगी। अब हम अकॉर्डिंग टू एपीए जो पेज नंबरिंग देते हैं वो हम टॉप ऑफ द पेज देते हैं। अब टॉप ऑफ द पेज भी यहाँ पे आपको डिफरेंट वो देगा डिजाइन के आप किस तरह की नंबरिंग देना चाह रहे हैं। तो हम ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं, प्लेन नंबर 3, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो भी नंबर्स हैं वो हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है। नंबरिंग हो गई है, पेज नंबरिंग हो गई है। उसके बाद बच्चों और क्या करते होते हैं, मार्जिन सेलेक्ट करना होता है आपने, वो करते हैं पेज लेआउट। यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है ना अब आपको पेज लेआउट। अब भी आपने क्या करना है, सारी रिपोर्ट को सिलेक्ट ही रखना है। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन की हेडिंग नजर आ रही है। हम मार्जिन पे क्लिक कर देंगे। मार्जिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट मार्जिन है, यानी कि हम टॉप 1.5 नहीं रखते, हम लोग टॉप और आपकी जो टॉप है, बॉटम है और आपकी जो राइट साइड है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो 1.5 होती है। इसको हम ठीक कर लेते हैं। नीचे आपका कस्टम मार्जिन की आपको एक हेडिंग नजर आ रही होगी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब इसको हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप की हेडिंग हमने रखनी है 1, तो हम इसको 1 पे सेट कर देंगे। और लेफ्ट की हमने रखनी है 1.5। एग्जैक्टली 5 एग्जैक्टली एक ही होगी 1.5 जी बच्चों। बच्चों सेटिंग्स आप सबकी यही होगी, बच्चों सेटिंग आप सबकी यही होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हम लोग कर देंगे 1, ठीक है। इसको भी कर देंगे 1, ठीक है। हो गया बच्चों, इसको फिर आप ओके कर देंगे। अब आपकी सारी रिपोर्ट सेट हो गई है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब एक और काम करेंगे, पेज हो गया। उसके बाद पेज साइज चेक करना होता है, तो A4 साइज पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये A4 साइज हो गया। और उसके बाद बाकी चीजें तो आपको आई थिंक करनी आती ही हैं कि आपने लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है 1.5, बाकी चीजें तो आती हैं आई थिंक आपको बच्चों। यहाँ तक तो बच्चों ये था आपका। अब किसी ने कुछ और पूछना हो और यहाँ पे मैम आपकी क्लास की टीचर का टाइमिंग ये भी खत्म होने पूछना था, वाली है। जैसे इतना लिखा हुआ है सिर्फ हमने इतना सा ही लिखना है? क्या इतना सा लिखना है बच्चों? क्या मैम प्रोसीजर? जी प्रोसीजर आपने इतना ही लिखना है, मतलब उसको सिंपली ब्रीफ आपने बताना है ना आपने क्या क्या किस किस तरह से किया है। बच्चों यहाँ पे बस आपको ठीक हो है सकता है, यहाँ पे जो आपको बच्चों यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना अपने सामने ये सारी रिपोर्ट का या जो भी है, हो सकता है आप हैरान हो रहे हो कि यहाँ पे साइड पे बहुत ज्यादा मार्जिन इस तरह से है या इस तरह से है। एक्चुअली ये वर्ड की हेड मेरे इस लैपटॉप में थोड़ी सी खराब है, तो शायद इस वजह से आपको इस तरह से नजर आ रहा हो। जब आप करेंगे तो ठीक ही होगी। अब इसको जल्दी जल्दी अपलोड करने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी मैम। और किसी ने आई थिंक अब कुछ नहीं पूछना होगा। मैम एक दफा पेज की सेटिंग दोबारा बता दें मार्जिन वाली। मैम ये प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा फॉरन ही क्लास के बाद। बच्चों फौरन तो नहीं शेयर हो सकता। मैम अलीना का क्वेश्चन ये था, वो रैशनल ऑफ द स्टडी का पूछ रही थी कि उसमें क्या लिखना है। अच्छा बच्चों, रेशनल ऑफ द स्टडी में क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है कि आप मतलब गिव रीजन कि आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। उसको आपने थोड़ी सी रीजन देनी होती है कि फलां फलां चीज, यानी कि अगर आपके लिए, या जैसे फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्टाइल, मतलब एक बच्चे का टॉपिक था डिसीजन मेकिंग स्टाइल और मैनेजर या जो भी था, मुझे पूरा याद नहीं है, तो उसमें आप बताएंगे कि ये जो जॉब है ये बड़ी टफ होती है, फिर इस जॉब में आपको बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, यानी कि एक तमहीद बांधने वाली जो स्टाइल होता है ना, वो जो छोटे होते उर्दू में आप ऐसे लिखा करते थे, कैसे बाद में आता था, ऐसे से पहले हम उसको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते थे चीजों को।
तो इस तरह से आप बताएंगे, और इसीलिए बहुत सी जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन उन रिसर्चेज में आपके कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग या आपके कल्चर के अकॉर्डिंग या आपके रीजन के अकॉर्डिंग कोई रिसर्च नहीं आपने अभी तक देखी, तो इस वजह से आपकी जो रिसर्च है वो उस गैप को फिल करना चाह रही है। तो इसका ये मकसद है, मतलब वही घिसी पिटी बातें आपने दोबारा से लिखनी है जो आप इंट्रोडक्शन में भी बता चुके होंगे, जो आप बार बार लिटरेचर रिव्यू में भी बता चुके होंगे, उसको रेशनेल में एक दफा और बताना है आपने। ठीक है, समझ आ गई? मैम हम रेशनल में उनका स्टडी का एम्स भी तो बता सकते हैं ना कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। रेशनल में बच्चों मैं यही तो बता रही हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट एम नहीं बताते। डायरेक्ट एम बताने से पहले आप ये भी बताते हैं ना कि अगर ये रिसर्चेज हो रही हैं तो पहले क्या गैप था, तो आपने इस वजह से स्टडी स्टार्ट की है। डायरेक्ट एम नहीं बताना, रेशनल के दरमियान में एम बता देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों आप पेज सेटिंग पूछ रहे थे, तो मैं ये कह रही थी आपने कंट्रोल ए करना है। जी मैम। कंट्रोल ए हो गया। उसके बाद आप क्या पूछ रहे थे? जी मैम। इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको मार्जिन के बारे में पूछे। अच्छा अभी पेज लेआउट पे जाना है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्जिन की ऑप्शन नजर आ रही है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये मार्जिन तो सेट हुआ है, याद रखिए जो लेफ्ट मार्जिन है आपका वो 1.5 का हो अपर बॉटम, और जो राइट मार्जिन है वो 1 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, अगर नहीं है किसी का, अगर फॉर एग्जांपल नहीं है सेट, तो उसको सेट कैसे करना है? जैसे ये सेट नहीं है फॉर एग्जांपल, मैं इसको सेट करने लगी हूँ, तो हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन नीचे नजर आ रही है ना हेडिंग जहाँ पे मेरा कर्सर है, जी मैम। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, टॉप हेडिंग आपने 1 रखनी है, इसको 1 कर देंगे। जी सॉरी, और ये हेडिंग आपने 1.5 रखनी है, इसको 1.5 कर देंगे। और ये हेडिंग भी आपने 1 रखनी है, इसको 1 कर देंगे हम। और ये हेडिंग भी आपने 1 रखनी है, इसको भी 1 कर देंगे। ठीक है, और फिर आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ठीक। और उसके बाद एक दफा ये भी देख लीजिएगा कि आपके पेज का साइज ठीक है, तो साइज पे क्लिक करेंगे तो A4 साइज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब सबको समझ आ गया? BS6 और किसी ने कुछ भी पूछना हो तो जल्दी जल्दी पूछ लें, क्योंकि आपकी मीटिंग एंड हो रही है। मैम जी जी, जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे एम लिखने के बाद जैसे टॉपिक मेरा ट्रॉमा, ठीक है ना, उसका अलग से उसका हेडिंग देनी है कि नहीं, कि उसको कंटिन्यू ऐसे ही करना है? जैसे बच्चों की टाइप्स आ जाती हैं। बच्चों हेडिंग देते हैं, लेकिन अगर मैम ने आपको ये कहा है कि आपने इंट्रोडक्शन विदाउट हेडिंग लिखना है, तो आप फिर हेडिंग ना दें, आप उसको मतलब पैराग्राफ को एक दूसरे से अलग कर दें। ठीक है, क्योंकि मैंने यही देखा है कि आप में से किसी ने भी हेडिंग नहीं अंदर दी, तो हो सकता है मैम ने आपको बोला हो कि आपने विदाउट हेडिंग्स लिखना है। समझ आ गई है बच्चों? मैम ने ऐसा बोला या आपको पता होगा अब? यस मैम। चले जी, सीआर कह रहे हैं कि बोला है, तो फिर बोला ही होगा मैम ने। चले बच्चों, कल तक ये अपलोड कर दीजिएगा। तो अगर आप, हो सकता है बच्चों में कल आपकी किसी एक दो बातों का जवाब ना दे सके, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी और हूँ भी, क्योंकि मुझे रिजल्ट तैयार करना है, और वो एकदम से अभी पता चला कि वो कल तक जरूरी तैयार करना है, तो इसलिए मैंने आपको भी ये बता दिया है, और इस वक्त रात को इतनी देर से आपको तंग भी किया। अब और किसी ने क्या पूछना है? बस मैम ये फाइल सेव कर दीजिएगा। मैम मेरे पास, हाँ जी अलीना बोले। और एक बात और बच्चों, मैम वो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम वो क्वेश्चन भी साथ मेंशन करेंगे। बच्चों वो आपने साथ मेंशन नहीं करने, पहले मुझे ये बताएं सुनहरा, आपका वाकई क्वालिटेटिव रिसर्च ही है ना? आप ऐसा कीजिएगा, वो क्वेश्चन लिख के ना लास्ट पे जब आप अपनी रिपोर्ट का सब बना लेंगे। यस मैम, वो जो इंस्ट्रूमेंट हमने बताना है, जब इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट में आपने सारे क्वेश्चंस नहीं बताने, बस इंस्ट्रूमेंट में आपने ये बताना है कि आपने एक सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चनियर बनाया था, जिसमें आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो कि रिलेट कर रहे थे टीचर्स के एग्रेसिव बिहेवियर के साथ, कि उनका एग्रेसिव बिहेवियर अपने स्टूडेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है। और वो क्वेश्चनियर आप बाद में ऐसा कीजिएगा कि रेफरेंसेस के बाद अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बात और बच्चों, अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रही हूँ तो वो 100% ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैम राबिया जो है वो हो सकता है चीज़ों को किसी और तरह से देख रही हूँ, तो अगर आप में से हो सकता है बहुत से लोगों की मिस्टेक भी हो जाए या आपकी कोई गलती भी हो जाए, तो उसके लिए फिर
मैं रिस्पॉन्सिबल इतनी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हूँ, तो उसके लिए जरा मुझे माफी फरमा दीजिएगा। लेकिन इसको अब अपलोड करने की तैयारी भी कर लीजिएगा। जी ठीक। जी मैम। मैम मैंने अपलोड कर दी थी, मगर अभी काफी चीजों का अब पता चला है, तो अब मैं वो ठीक करके दोबारा अपलोड कर दूं? बच्चों मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि आप दोबारा कर सके, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप कर दे। जी मैम दोबारा कर सकते हैं, मगर फिर वहां पर ना 2 फाइल्स शो होंगी, पिछली डिलीट नहीं होगी। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, मैम दोनों देख लेंगी। जी मैम थैंक यू। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफिज़ कोई मैम। बात नहीं बच्चों। अलीना आपको रेशनेल की समझ आ गई? अलीना शायद चली गई है। अच्छा खैर बच्चों, अगर अलीना को नहीं भी समझ आई तो आप उस तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।